नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। और इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ना ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो कि किससे विभाजित होती है, एक तो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए माने तो एक है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 2। ये 2 देख लीजिए, एक ही से विभाजित होगी और क्या होगी, स्वयं से विभाजित होगी। यानी 2 1 से होगी और 2 2 से होगी। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। साथ ही एकमात्र सम संख्या जो कि क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। ये बात आपको याद में रखनी है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती है। एकमात्र जो अभाज्य संख्या और सम है वो कौन सी है, 2 है। ठीक है, फिर आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। 3 है वो किससे किससे विभाजित होगी, सिर्फ 1 से होगी और 3 से होगी। फिर आती है 5। इसी प्रकार ये क्रम चलता जाएगा, 7 11 13। ठीक है, फिर इसके बाद में 17 19 23, इस प्रकार ये चलती रहेगी। यानी आपको देख लेना है कि वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होती है, एक से होती है और स्वयं से होती है। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 तो एक बार तो 7 से हो जाएगा। ठीक है, और एक किससे होगा, 1 से होगा। तो ये 7 क्या होगा, आपकी अभाज्य संख्या होगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र सम जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये बात होगी अभाज्य संख्या की। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यानी कि 140 है। ठीक है, 140 क्या आपकी एक सम संख्या, देखने से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यानी हमें इन संख्याओं के रूप में लिखना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करने, वो भी किस रूप में, इनके रूप में। यानी ये संख्या इनमें आनी चाहिए। ठीक है, तो अब गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ बातें वो भी ध्यान में रखनी है। यानी कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, 3 से कब होगी, 5 से कब होगी, 7 से कब होगी, 11 से कब होगी, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये किससे विभाजित होगी, 2 से होगी। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंत में कितना है, 0, तो यानी किससे विभाजित होगी, 2 से होगी। ठीक है, इसके अंत में कितना है, 6 है, तो यानी ये भी किससे होगी, 2 से होगी। इसके अंत में इनमें से कोई संख्या नहीं है तो यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इनमें भी इनसे कोई संख्या नहीं है तो यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 से विभाजित कब होगी कोई संख्या, जब उसके अंत में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं उसके अंत में हो, तब वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसी प्रकार 3 से विभाजितता का नियम देखें तो अगर जो हमें संख्या दी गई है ना, उनका योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दी 111। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का योग करेंगे। जो संख्या दी हुई है ना, उनका हम योग करेंगे। जैसे 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया, 3। तो इसका योग कितना आया, 3। क्या ये योग 3 से विभाजित है क्या, तब आप बोलोगे जी सर 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। अगर ये योग इससे विभाजित हो गया तो यानी ये संख्या भी किससे, 3 से विभाजित होगी। 111 के अंदर आप 3 का भाग देंगे ना, ये तो कितनी बार जाएगा, 37 बार जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, किसका जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा, हमें किससे पता चलेगा कि उस संख्या के अंत में क्या होगा, 0 2 4 6 और 8। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, उन अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर उस योग के अंदर 3 का भाग चला गया तो यानी उस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये तो 2 और 3 की बात होगी। कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसका हमें कैसे पता चलेगा। अगर संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, तब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से भी आपकी होगी। ठीक है, इनके बारे में हमको क्वेश्चन में आएगा तब इनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, हमें क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हमें किसके करने 140 के करने। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का देखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है, इसके बाद में 3 5 7, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से ट्राई करना है, देखना है क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अंत में क्या है 0 है, अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो यानी 2 का भाग जा सकता है, तो इसके अंत में 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 70 बार। अब देखना है क्या 70 में भी 2 का भाग जा सकता है क्या, हाँ जाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 0 है, तो इसके अंदर 2 का भाग वो कितनी बार जाएगा 35 बार चला जाएगा। अब देखना है 35 के अंदर 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग का कैसे पता चलेगा, इन दोनों का योग कर लेंगे 8, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो यानी इसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद में कौन सी संख्या 5, क्या 5 का भाग जाएगा, क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 7 कितना होता है 35 होता है। 7 के अंदर किसका भाग जाता है, 7 के अंदर तो 7 का ही भाग जाएगा। तो यानी जहाँ पे भी लास्ट में 1 आ जाता है वहाँ पे हमें क्या रुक जाना है, ठीक है। तो यानी कि जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर इन सभी को हम गुणा करेंगे तो मान अपना कितना आएगा 140 आएगा। तो यानी कि हमें 140 को इस प्रकार टुकड़ों में लिखना है, इनके और हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है दोस्तों काफी इजी है, ठीक है। इसी प्रकार हमें सेकंड करना है। सेकंड कितना है 156, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 0 2 4 6 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 में हम देंगे तो 7 यानी 14, फिर 1 बचा 6 यानी 16 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 8, ठीक है। यानी कि 156 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 78। ये तो आपको आता होगा भाग देना, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में 8 है, तो यानी 2 का भाग और चला जाएगा। इस बार कितनी बार जाएगा ये 3 और 9, ठीक है, यानी 39 बार जाएगा। अब हमें देखना है कि 39 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 आती है, 3 का जाएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं। अंकों का योग कितना है 3 और 9 12, 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 3 में 1 बार गया और 9 में कितनी बार गया 3 बार गया। अब कितना बचा 13, 13 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपका 13 का भाग जाएगा। तो आंसर अपना यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। जहाँ पे भी अपना 1 आ जाता है ना, आगे हमें उसके गुणनखंड और नहीं करने होते हैं। तो यानी जो आपके 156 है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। या आपको नीचे एक लाइन छोड़ के आराम से लिख देना। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये इसका तीसरा पार्ट करना है। तीसरे में क्या दे रखा है 38 25, ठीक। इसके अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले देखना है कि 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का जाएगा क्या, चलिए इन अंकों का योग करते हैं। 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ा कितना आ गया 13, 13 के अंदर हमने 5 जोड़ा 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है ना, कितनी बार जाता है 6 बार, यानी इस संख्या के अंदर 3 का भाग आपका पूरा पूरा जाएगा। तो चलिए 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 8 में कितनी बार गया 2 बार, कितना बच गया 2, आगे से हमने 2 उतार लिया यानी 22, 22 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार यानी 21, फिर 1 बचा, 1 के आगे हमने 5 उतार लिया यानी 15, 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। यानी कि इस संख्या के अंदर हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1275 बार जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का भाग चलिए देख लेते हैं, ये कितना है 3 और ये कितना 7, 10 और 5 15, 15 के अंदर 3 का भाग जाता है कितनी बार 5 बार, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं। 12 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 कैरी हो गया यानी यहाँ पे कितना बन गया 15, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है भाग देने वाला, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ही मान रखना है। तो 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो जो अपना मान आ गया वो कितना आ गया 400 यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखना है कि किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या देख लेते हैं। 6 5 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो कितने का जाएगा, 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट अंक क्या यहाँ पे 5 है। तो चलिए 5 का भाग दे देते हैं। 42 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 को जो 40 होता है।
2 बच गया तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। 25 के अंदर 5 का भाग कितने बार जाएगा, पूरा आपका 5 बार जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया 85 आ गया। अब 85 के अंदर किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग और जाएगा। कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं। 5 का भाग 8 में 1 बार गया, कितना बच गया 3। ठीक है, 3 के आगे हमने 5 उतार लेते हैं, कितना हो गया आपका 35। 35 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो यानी यहाँ पे 85 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, कितना आ गया आपका 17 आ गया। अब 17 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 का भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो यानी कि जो आपकी संख्या दी गई है 3825 जो हमें संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन वो करनी। अगला में कितना दे रखा है 5005 दे रखा। 2 का भाग देखने से पता चल गया नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 3 का। दोनों अंकों का सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, क्या 10 के अंदर 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 यानी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, इसमें 1 बार गया 0 0, इसमें भी 1 बार गया, यानी कितना आ गया 1 4 1 आ गया। अब इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 के आगे वाली अभाज्य संख्या कितनी होती है 7। तो चलिए इसमें 7 का भाग हम रफ के अंदर देख लेते हैं कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 का इसके अंदर हम भाग देंगे तो 1 बार गया 7, फिर 3 यानी 30, 7 चौ कितना होता है 28, कितना बच गया 2, आगे से हमने 1 उतार लिया, तो इसके अंदर भाग कितना गया 7 बार पूरा गया। तो यानी अगर इसके अंदर हम 7 का भाग देंगे तो मान कितना आता है 143, यानी 7 का भाग गया और मान कितना आ गया आपका 143 आ गया। अब 143 के अंदर किसका भाग जाएगा, 143 के अंदर आप 11 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 11 है। तो 11 का भाग दे के देखना है 11 का भाग इसमें चला जाएगा, 11 कम 11, फिर 3 बच गया, यहाँ पे 3 है। 33 के अंदर 11 का भाग कितनी बार गया 3 बार, यानी कि 11 का भाग 143 के अंदर 13 बार जाएगा। 13 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 13 का ही जाएगा, तो यहाँ पे मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी कि जो आपका 5005 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गई 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ना उसको करना है। ये कितने 7429। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में आपका 0 2 3 वो नहीं है। ठीक है, 3 का भाग जाएगा, क्या देख लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग आप देख लीजिए, 7 का भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद क्यों रखना है कि इसके अंदर 2 संख्याओं का भाग जाएगा। वो किस किस का जाएगा, एक तो आपका 17 का भाग जाएगा, ठीक है, और एक किसका जाएगा 19 का जाएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है 17 का भाग देना है। इस संख्या के अंदर आपको क्या करना है 17 का भाग देना। आपको रफ में देके चेक कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्या है 74 29, 17 का भाग देंगे तो 70 चौकों क्या होता है 68 होता है। 68 लिख लिया, कितना बच गया 6 और 2 62। 17 का 17 7 2 34, 70 क्या होता है आपका 51। फिर यहाँ पे कितना बच गया 11 और 9। ठीक है, 17 के पाड़ा में 119 कितनी बार बोलने पे आता है आपका 7 बार बोलने पे आता है। तो यानी इसका मान है वो 17 का भाग देने पे कितना आ गया 437, इसका क्या आ गया आपका मान आ गया। अब इसी प्रकार ये 437 है, इसके अंदर हम भाग देकर देखेंगे 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा। ये मान किसका भाग जाएगा, इसके अंदर 19 का भाग जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर 19 का भाग देकर कितनी बार जाता है आपका। गुन्ने का गुन्नी गुन दोनों क्या होता है, ये आपका 38, फिर 5 और 7 गुनती, ये कितना होगा यहाँ पे 57। तो यानी इसके अंदर 19 का भाग जाएगा, वो भी आपके कितनी बार जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 23। ठीक है, इसके बाद में ये 23 है, 23 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 का भाग जाएगा, तो यानी कितना आ गया 1। जहाँ पे भी आपका 1 आ जाता है यानी वो संख्या क्या हो जाती है, इसकी गुणनखंड हो जाती है। यानी 7429 के जो गुणनखंड होंगे ना, 7429 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी संख्याओं का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसकी हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले एचसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ है इन दोनों का हमें भी क्या करना है, गुणा करना है और देखना है क्या दोनों बराबर है या नहीं, किस प्रकार करना है। चलिए हम क्वेश्चन वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार। 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणा 13। यह अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालने हुआ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार ये आपको 91 है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने में। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 10 के अंदर नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, आपका 7 का भाग जाएगा, वो भी कितनी बार, 13 बार। और 13 के अंदर किसका भाग जाएगा, ये आप जानते हैं कि 13 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाएगा। तो जो 91 है इसके अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, 7 गुणा 13। अब बात आती है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मल्टीपल होता है, ये कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्याएं हैं जो इन दोनों में आ रही है वो हमें सभी लेनी होती है, कॉमन को एक बार लेना होता है। और एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन संख्या लेते हैं। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए पहले में इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन संख्या लेते हैं। कॉमन यानी इनमें क्या है, 13 है इसके अंदर, इसमें भी 13 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तब अपना एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, एलसीएम में देखेंगे जो संख्या कॉमन है, यानी 13 और 13 यहाँ पे भी आ रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हमने एक बार लिख दिया। इसके बाद में कौन कौन सी संख्या बच गई वो आप सभी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 बच गया तो हमने गुणा में 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच गया, आपका 7 रह गया, तो इसको भी हमने लिख दिया। तो यानी कि एचसीएफ तो आपका कितना आ गया, इसके अंदर 13 आ गया, और एलसीएम है वो कितना आ गया आपका, 13 गुणा 2 गुणा 7, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये तो इसका एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। आगे हमें ये भी बोला गया है कि हमें क्या करना है, बताना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है ना, ठीक है, यानी कि 26 और 91, इन दोनों का जो गुणा करने पे जो मान आएगा ना, वही मान किसका आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ का आएगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे। ये कितना है, एचसीएफ तो आपका कितना है, 13, तो हमने 13 लिख दिया। इसके बाद में ये एलसीएम लिख देंगे 13 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। हमें क्या करना है, एक साइड तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, एक साइड हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, आप देख लीजिए, इनका हम गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 13 का गुणा 13 से करते हैं तो 169 होता है, और 2 का गुणा 14 से करते हैं, 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। इससे के अंदर आपके जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना वो ज्यादा है, यानी कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, मान है वो आपका एक ही आएगा, वो क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। इनका गुणा करने पे भी 2366 आएगा और इसका गुणा करने पे भी आपका क्या आ जाएगा, 2366 आएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमें ये तो बोला गया इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है और एक साइड में एलसीएम गुणा एचसीएफ करना है। तो ये क्या मान बराबर आते हैं क्या, जी हाँ, ये दोनों मान क्या है, आपके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये सेकंड क्वेश्चन है वो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 510 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है, और जो आपको बाण में दे रखा है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग दे देंगे, 5 के अंदर 2 का भाग 2 बार गया, 1 बचा, 11 के अंदर 2 का भाग 5 बार गया, फिर 1 बचा, 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आपका 5 बार जाएगा। तो यानी कितना आ गया, 255 आ गया। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 और 5 7 और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, चलिए देख लेते हैं।
25 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ से 1 बच गया, 15 में 3 का भाग है 5 बार। ये कितना आ गया आपका? 85। 85 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार। और 17 के अंदर 17 का भाग जाएगा कितनी बार है? 1 बार। यानी जो 510 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है। लास्ट अंक देखना है 2 का भाग जा रहा है क्या? चलिए 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दे देंगे। कितनी बार गया? 9 के अंदर 4 बार गया, 8 हो गया, 1 बच्चा। 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 6 बार, यानी 46। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 23। और 23 के अंदर तो खुद का ही भाग जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा आपका? 1 बार जाएगा। तो यानी कि जो 92 है इसके अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 23 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF यानी इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 है, दोनों में कॉमन है। बाकी इनमें और कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं है। तो यानी कि HCF है वो कितना आ गया आपका? 2 आ गया। कॉमन संख्या वही आपका क्या होता है? HCF होता है। इसी प्रकार इसका LCM निकाल लेंगे। LCM के अंदर जो कॉमन संख्या है ना उसको एक बार लिखना है, यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, दोनों जगह, तो यानी आपको एक ही बार लिखना है। ये हमने एक बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में जो बाकी संख्या है उन सभी को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 5 17 है तो इसका गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार यहाँ पे क्या रहेगा? ये तो कॉमन है यानी इसको तो हमने पहले एक बार लिख दिया है। बाकी क्या है? 2 गुणा 23। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसका LCM निकाल लिया हमने, HCF निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? LCF और HCM का गुणा करना है और दोनों संख्याओं का गुणा करना है। सेकंड स्टेप क्या है आपकी? दोनों संख्याओं का गुणा करना है। ये लीजिए हमने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया। बराबर में हमें क्या करना है? LCM गुणा HCF करना है। तो यहाँ पे HCF इन दोनों को किसी को आप पहले बाद में लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा के अंदर है। तो HCF आपका कितना आया है? 2 आया, ये तो हमें पता है। LCM अपने कितना निकाला है? ये 2 गुणा 3, तो ये लीजिए 2 गुणा 3। फिर कितना है? गुणा 5 है, 5। इसके बाद में 17 गुणा 2 गुणा 23। ये क्या आपका LCM लिख दिया हमने, HCF लिख दिया। ये तो क्या आपका HCF है और ये क्या आपका LCM हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 92 का गुणा में क्या करना है? 51 से करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2। इसको करेंगे 9 और 5 10 19 का 1, फिर 1 कैरी होगा, ये 45 1 46। यानी ये कितना आ रहा है? 46 92 20, यानी 46,920 है वो आपका क्या आ रहा है? इसका मान आ रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे। अगर इन सभी को भी हम गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका? 46,920 आएगा। ये आप गुणा करके चेक कर लीजिए यही मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपका क्या आएगा? दोनों तरफ मान है वो इक्वल आना चाहिए। अगर ये मान इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन या इस गुणनखंड के अंदर आपका कोई ना कोई मिस्टेक है। अगर दोनों मान समान है तो यानी कि आपका मान है वो सही आ रहा है। तो ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। 136 है और 54 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट के अंदर 6 तो 2 का भाग हमने दे दिया। 3 के अंदर 1 बार गया, 1 बच गया यानी 13। 13 के अंदर 6 बार जाएगा क्योंकि 12 तक जाएगा, फिर 1 बच गया। 16 के अंदर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 8 आ रहा है, यानी इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 और 4 ये 84। इसके अंदर भी 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार आपका? 4 और 2। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 21 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। 7 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ 7 का जाएगा। कितनी बार? 1 बार। यानी कि जो 336 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा, ये 2 है वो 4 बार है, कहीं पे आप मिस्टेक से कम ज़्यादा ना लिख दीजिए। ठीक है, 3 गुणा 7 ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 54 के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 27 बार। 27 में तो हमें पता है 3 का भाग जाता है कितनी बार? 9 में। ठीक है, इसी प्रकार 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 3 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यानी कि जो आपका संख्या 54 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे? इसके HCF और LCM निकालेंगे। HCF निकालने के लिए तो हमें पता है कि दोनों में से कॉमन संख्या हमें देखनी है। तो कॉमन संख्या क्या है? यहाँ पे भी 2 आ रहा है, एक यहाँ पे भी 2 आ रहा है।
यानी एक तो 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, यानी दोनों में 3 भी कॉमन है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो आपका HCF कितना हो गया, 3 गुणा 2 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन संख्या उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आगे क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 और फिर 7 है, यानी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, ये लिख दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, इन दोनों को लिख देंगे 3 गुणा 3। इनका आप गुणा कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इनको गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से कितना हो गया, आपका 16 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 3 का गुणा किससे, 3 से 9, 9 का गुणा 3 से 27, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणा 7 गुणा 27। ठीक है, आगे आप और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा। संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54, इनका गुणा, और एक साइड में क्या होता है आपका HCF गुणा LCM होता है। तो HCF तो दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका 6, LCM कितना है 16 गुणा 7 गुणा 27। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, और दोनों तरफ मान है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 18,144 आ जाएगा। मैं दोस्तों गुणा करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा और गुणा करना आपको आता भी है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,144 आएगा। इसी प्रकार इनका भी हम गुणा करेंगे ना, तो मान अपना कितना आएगा, 18,144 आएगा। आप गुणा करके चेक करिए कि ये मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो हमने LCM और HCF निकाला था, वहाँ पे हमें 2-2 संख्या दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 संख्या दी गई है, इन तीनों का हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो तरीका वही रहेगा, इन तीनों के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 6 बार, 6 के अंदर 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 के अंदर 1 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 के अंदर 3 का भाग कितनी बार चला गया, 1 बार। यानी जो 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आपके, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमने फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड है वो पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभाज्य गुणनखंड निकालने में। 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 के अंदर आपका 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी जो 15 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे 21 का निकाल लीजिए। 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसके अंदर 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 के अंदर किसका भाग जाएगा, आपका 7 का ही भाग जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी 21 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणा 7 हो गए। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF निकालना है वो किस प्रकार निकालते हैं, आपको पता है कि इनमें से कॉमन संख्या देखने, कॉमन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर सभी में कॉमन है तब तो वो लिख देंगे, यानी क्या यहाँ पे 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। अगर इनमें कॉमन कोई भी संख्या नहीं होती तब HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या है ना उसको तो हमने एक बार लिख दिया ना, यानी इन तीनों को तो हमने एक बार लिख दिया, तो यानी कि एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को हम और कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन संख्या उसको एक बार लिखेंगे। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणा 2, ले लीजिए 2 गुणा 2। यहाँ पे क्या है आपका 5 है, और नीचे वाले में मान कितने हैं, 7 है। ठीक है, इन सभी को हम गुणा कर लेंगे, तो 3 का गुणा 2 से 6, फिर 12, फिर ये 60, 60 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420, 7 से 42 होता है, तो यानी 420 इसका क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इसके अंदर में पहले से अभाज्य दे रखे हैं। कैसे, 17 भी एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, 23 भी अभाज्य संख्या होती है, और 29 भी एक अभाज्य संख्या होती है। तो हमें पहले से दे रखा है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या करने, तो हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। HCF निकालना है सबसे पहले तो हमें,
तो HCF तो कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है, तो HCF तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। LCM जो इसका बच जाता है यानी 17 गुणा 23 गुणा इन्हीं संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका LCM आ जाएगा। LCM इन तीनों को गुणा कर लीजिए और गुणा करने पे जो आपका मान आएगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 11,339 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों मैं करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम खराब करने से कोई भी मीन्स नहीं है, ये आपको आता है, आप क्लास 10th के अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 9 का कर लीजिए, 2 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर, 3 का जाएगा 3 बार, 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 1 बार। तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 3। इसी प्रकार 25 के कर लीजिए, 5 का भाग जाएगा 25 में, फिर 5 का भाग 5 के अंदर 1 बार जाएगा, तो यानी जो 25 है इसके बाद ये गुणनखंड भी कितने हो गए, 5 गुणा 5। कोई भी संख्या या कोई भी मान यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिला है क्या, इनमें से कोई भी संख्या या मान कॉमन है क्या, तब आप बोलोगे सर इनमें से कोई भी संख्या वो आपकी कॉमन है नहीं है। तो यानी कि जो इनका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF तो 1 हो गया। तो LCM कॉमन नहीं है, तो यानी सारे के सारे हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो यानी इसके तीनों फैक्टर लिख दिए, इसके दोनों यहाँ पे लिख दिए और इसके यहाँ पे दोनों लिख दिए, 5 गुणा 5। इनको आप गुणा कर लीजिए तो ये 8, ये 9, ये 25। 8 का गुणा 25 से करते हैं तो कितना आता है, 200। 200 का गुणा 9 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1800। यानी कि जो इसका LCM हो गया वो कितना हो गया आपका, 1800 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, इसके अंदर हमें HCF दिया गया किस किस का, 306 का और 657 है, इनका हमें क्या दिया गया, HCF दिया गया और इन दोनों का हमें क्या करना है, LCM है वो निकालना है, ठीक है। 306 और 657 का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो दोस्तों HCF तो यहाँ पे हमें दिया गया है, LCM हमें निकालना है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके उस प्रकार इसका LCM हम नहीं निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 वहाँ पे हमने किया था कि जो पहली संख्या होती है, ठीक, पहली संख्या यानी जो संख्या होता है उनका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका क्या होता है, गुणनफल। ये किसके बराबर होता है, LCM गुणा HCF। ये दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रूफ भी किया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है। किया था या नहीं किया था, हमने किया है, ठीक है। पहली संख्या आपकी कितनी है, 306। दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 657 है, ठीक है। हमें क्या करना है, LCM तो निकालना है और HCF कितना है, LCM गुणा HCF हमें क्या दिया गया, 9 दिया गया। LCM निकालना है तो यानी बाकी मान आपका इस साइड आ जाएगा, यानी 306 गुणा 657 बट्टे में कितना आ गया आपका 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। देख लीजिए 9 इसमें से किसी को काटेगा क्या, इसके अंदर भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 27 या 3 या 36, यानी 9 का भाग इसके अंदर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा 30 में, ठीक है। कितना बच गया 3, आगे कितना है 6, 36 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यानी LCM है वो किसके बराबर आ गया, 34 गुणा 657। तो ये मान कितना आ जाएगा आपका 22,338, जो कि क्या होगा आपका LCM, यानी जो कि क्या आपका फाइनल आंसर है। यही तुमसे पूछा गया था, इसका HCF हमें दिया गया है और हमें LCM निकालना था। HCF तो 9 दिया गया और LCM कितना आ गया आपका 22,338। इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर लीजिए, आपका मान है यही आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें जांच करके बताना है। हमें दिया गया है कि 6 की पावर n यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मीन्स क्या होता है, जो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, आपकी अनंत तक चलती है। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे n की जगह हम कौन सी संख्या रखें कि ताकि जो ये 6 है ना, यहाँ पे कोई संख्या कहाँ पे समाप्त हो, 0 पे हो। जैसे 6 की पावर हम 1 रख देते हैं, यानी कि n की जगह हम 1 रखते हैं। 6 की पावर 1 का मतलब क्या है, 6। क्या ये 0 पे समाप्त हुआ, क्या नहीं हुआ, तो अंतिम अंक यहाँ पे क्या है, 6। चलिए सेकंड रखते हैं, हम 2 रख लेते हैं। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मीन्स 6 गुणा 6 यानी कितना हो गया, 36।
क्या यहाँ पे ये संख्या 0 पे समाप्त हुई? नहीं। किस पे समाप्त हुई है आपकी? ये 6 पे समाप्त हुई है। अगली कोई भी संख्या मान लीजिए हमने 3 रख लिया, 6 की पावर 3, तो इसका अर्थ क्या है कि 6 गुणा 6 यानी 216। तो क्या ये मान भी 0 पे समाप्त हुआ? क्या नहीं हुआ? ये भी किस पे हुआ है? 6 पे हुआ है। इसी प्रकार आप 6 की पावर 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, तो हमें यही तो पूछा गया है कि इन प्राकृत संख्या में से कौन सी संख्या हम रखें ताकि जो अंतिम अक्षर है वो क्या मिले? हमें 0 मिले। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे कौन सा मान है वो रखना होगा। तो इसके लिए एक नियम होता है जो आपको क्या ध्यान रखना होगा। किस प्रकार? जैसे कोई संख्या 10 है, 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितना होता है? 2 गुणा 5 होता है। 10 का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है आपका? 0 है या नहीं? है ना? ठीक। इसी प्रकार हम लीजिए 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 आप करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी अंतिम अंक क्या है? 0। तो इसमें भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अक्षर 0 होता है या कोई संख्या 0 पे समाप्त होता है ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पे कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा। ठीक है, कोई भी जो ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 30 लिख लीजिए, 40 लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 6 गुणा 5 30 हो रहा है। तो यानी अगर कोई भी संख्या के अंत में 0 है और उसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आएगा। अगर उस संख्या के अंदर 2 और 5 आ रहा है ना, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अदरवाइज वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ये बात किस प्रकार ध्यान रखनी है। ये तो सारा रफ कार्य था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि प्राकृत संख्या का अर्थ क्या होता है, n का मान हमें किस प्रकार लिखना है और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, किस प्रकार प्राप्त होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 6 की जगह 4 की पावर n हो सकता है, 12 की पावर n हो सकता है, 2 की पावर n हो सकता है। तरीका अपना वही रहेगा, इसको हमें किस प्रकार करना है। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख लेता हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई संख्या जो मैंने आपको अभी ये समझाया ना वही लिख रहा हूं। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम अधिकतम तो कितनी भी बार आ सकता है? कम से कम एक बार 2 गुणा 5 होना ही चाहिए। ये बात आपको सबसे पहले लिखनी है और याद रखनी है। ये जैसे 10 का मैंने बताया था 2 गुणा 5, 100 का बताया था 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या वो 0 पे समाप्त हो रही है ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार? एक बार तो कम से कम 2 गुणा 5 तो आना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो 6 की पावर n है ना, तो 6 की पावर n है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणा 3, और इसकी पावर क्या है? n है। हमने 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करे तो अभाज्य गुणनखंड में कितने मिले? 2 गुणा 3 मिला, और हमें मिलना कितना चाहिए था? 2 गुणा 5 मिलना चाहिए था। अगर इस संख्या को हमें 0 पे समाप्त करना है तो कितनी बार? 2 गुणा 5 एक बार तो आना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पे 2 गुणा 5 एक ही बार आया है? क्या नहीं आया। जब हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड करा तो हमें क्या मिला? 2 गुणा 3 मिला, और मिलना क्या चाहिए था? 2 गुणा 5 कम से कम एक बार आना चाहिए था। तो ये मान यहाँ पे नहीं मिला, तो यानी ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो आगे इसको मैं और डिटेल से लिख देता हूँ। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। ठीक है, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 तो है,
लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि दोनों आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, कम से कम 2 तो एक बार आ गया, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। राइटिंग दोस्तों खराब है, पर आप भावार्थ समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 के अभाज्य गुणनखंड किया, इसके अंदर 2 गुणा 5 नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो यानी कि संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। इनमें से n का मान आप कुछ भी रख लीजिए, अनंत रख लीजिए, 100, 50, 1000, 2000, कोई भी मान रख लीजिए, ये संख्या कभी भी यहाँ पे अंत में इसके 0 नहीं आएगा। ये हमसे पूछा गया था और ये हमने इस प्रकार इसको बता दिया, किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार आपको ये फेर वर्क है वो करना रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 ये गुणा में है, प्लस 5 हमें दिया गया है। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है ये हमें बताना है। कोई भी दोस्तों संख्या भाज्य संख्या कब होती है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है ना, वो तो क्या होती है, अभाज्य होती है। एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से, अगर किसी तीसरी संख्या से ये संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तब ये क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करते हैं। तो इन दोनों में से क्या कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। तो हमने क्या कर लिया, 13 को बाहर ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 13 तो बाहर आ गया, और ये प्लस के अंदर यहाँ पे भी 13 बाहर आ गया, 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बचा है, लेकिन गुणा के अंदर 1 का गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस में 1 है वो हमें रखना पड़ेगा। आगे सोल्व करते हैं। तो 11 का गुणा 7 से 77, 1 78, तो यानी क्या हो गया, 13 गुणा 78 हो गया। अब 13 गुणा 78 है वो 1 से तो विभाजित होगा, ठीक है, स्वयं से भी होगा, 13 से होगा, 78 से होगा। इसके अलावा क्या ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित है क्या, जरूर है। ये 78 के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यानी 2 से विभाजित होगा, और भी एक ही संख्या है उससे विभाजित होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि 13 गुणा 78 है, ये संख्या एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या, जैसे किससे विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है, यानी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है, तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके अलावा आप इसके गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी कोई संख्या अगर अभाज्य संख्या तो इसके गुणनखंड 2 ही होते हैं, इसके हम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग भी भाज्य हो जाएगी। बात घुमा फिरा के यही आती है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको किस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से और विभाजित हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 78 है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 13 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है, तो यानी 6 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसको करते हैं। इन दोनों में देखेंगे यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इन दोनों में से 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बच गया आपका, 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 तो हमने बाहर ले लिया, 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये क्या आपका प्लस का 1, ठीक। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या आ रहा है, इसका गुणा करेंगे तो ये 42, और ये 12 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 24, ठीक है। 42 का गुणा आपको क्या करना है, 24 से करना है, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 16 4 20, ये आपका 2 हो गया, 8 और 10, यानी ये कितना हो जाएगा 1008, और ये कितना है 1009, और गुणा में क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो ये संख्या आप यहाँ पे देख लीजिए, ये संख्या है,
ये 1009 से भी विभाजित होगी, ये संख्या 1 से भी होगी, इसके अलावा इसके गुणा में क्या है 5 है, तो यानी 5 से और ये विभाजित होगी। तो यानी ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या आपको इसी प्रकार लिखना है, ये संख्या 1 व स्वयं के अलावा 1 व स्वयं के अलावा 5 से भी क्या होगी आपकी विभाजित होगी। ठीक है, इसके अलावा ये और से भी हो सकते हैं, आप इसको नियम के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। कम से कम ये 1 से होगी, 6 से होगी और 5 से तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। अतः ये संख्या क्या है, अतः ये संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, किसका पूछा गया था, इसका पूछा गया था ना, इसके बारे में बात हो रही है। इसको तो हमने इसको सरल रूप लिखा है। तो ये संख्या क्या है, स्वयं से भी विभाजित हो रही है, 1 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एक भाज्य हो जाएगी। ये संख्या 1 से भी हो रही है, स्वयं से भी हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे 2 से हो रही है, इसका गुणनखंड एक 13 भी बन रहा है, तो यानी 13 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, तो इसलिए भी ये संख्या भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ यानी एक वर्ताकार रास्ता है गोल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने स्थान बाद वो प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे। क्वेश्चन दोस्तों देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों में से। ठीक है, हमें बोला गया एक वर्ताकार पथ है, इसके बार बार ये सोनिया और रवि है वो चक्कर लगाते हैं, वो दोनों एक ही जगह से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से दोनों ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, एक ही स्थान से करते हैं, एक ही समय से करते हैं और एक ही दिशा में करते हैं, यानी दोनों इस साइड दौड़ेंगे। ठीक है, दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन एक तो 18 मिनट में लगाता है और एक कितने में 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि दोनों है ना ये यहाँ पे आके कब मिलेंगे, यानी पहला ये चक्कर है जैसे सोनिया ने स्टार्ट किया और यहीं से रवि ने स्टार्ट किया। रवि 12 मिनट में लगाते हैं, यानी रवि की स्पीड तेज है, तो रवि यहाँ पे कितने मिनट में आ जाएगा, 12 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सोनिया कितने मिनट में आएगी, सोनिया तो 18 मिनट में आएगी। फिर रवि यहाँ से निकला, फिर वापस एक चक्कर 12 मिनट में लगाते यानी दूसरा चक्कर 12 और 12 कितना हो गया, 24 पे आ जाएगा। तीसरे चक्कर में भी 12 मिनट और लगेंगे, तो तीसरा चक्कर यानी 36 में हो जाएगा। चौथे चक्कर में भी 12 मिनट लगाएगा, तो यानी कितने में हो जाएगा, 48 में हो जाएगा। सोनिया क्या करेगी, पहला चक्कर 18 मिनट में लगाती है, तो यानी दूसरे चक्कर में भी उसको कितने मिनट लगेंगे, 18 और 18 36। तीसरे में भी कितने 18 और 18 मिनट और लग गया, इसको कितना हो गया, तीसरे चक्कर में इसको 54 मिनट लग गई। यानी रवि को पहले में 12 फिर 24 फिर 36, यानी तीसरा चक्कर उसका 36 पे आया, और सोनिया उसका पहला चक्कर 18 पे आया, दूसरा चक्कर किस पे आया, 36 पे आया। तो वो दोनों किस टाइम पे मिली है, रवि भी 36 मिनट पे यहाँ पे आया 36 मिनट बाद में, और सोनिया भी 36 मिनट बाद में यहाँ पे आई। यहाँ पे 36 मिनट बाद में तीसरे चक्कर में भी यहाँ पे आया, और 36 मिनट पे सोनिया अपने दूसरे चक्कर कंप्लीट करने के बाद में यहाँ थी। तो यानी कि दोनों किस टाइम पे मिले, 36 मिनट पे मिले। यह तो हमें हमने बेसिक तरीके से हमने पता कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार करना है वो भी हम देख लीजिए। हमें क्या करना था, कम से कम वो समय ज्ञात करना था जब ये दोनों यहाँ पे पहली बार मिले। कम से कम कौन सा समय इनको लगा था। तो जब भी बात कम से कम की होती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। किस किस का निकालेंगे, 18 का और 12 का। सबसे पहले 18 का निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, 9 के अंदर 3 का, फिर 3 का, तो यानी 18 के जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। 12 का निकाल लीजिए, 6 फिर 2 का 3 फिर 3, तो यानी कि जो 12 है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणा 3। अब देखना है कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन, उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 है सॉरी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, कॉमन को हम एक ही बार लिखेंगे, 3 बार लिख दिया। बाकी कौन कौन सी संख्या बच गई, 3 बच गया तो हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पे भी 2 बच गया तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ये क्या करें, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, तो यानी 6 गुणा 6, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 36। यानी कि वो है ना 36 मिनट यहाँ से दौड़ स्टार्ट करने के 36 मिनट बाद ये दोनों है ना यहाँ पे इसी स्थान पे क्या करेंगे, वापस मिलेंगे। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 36
मिनट हो जाएगा। ये क्या आपका फाइनल आंसर है, यानी इसका हमें क्या करना था, एलसीएम है वो निकालना था। होपफुली दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, ज़्यादा इसमें आपको कैलकुलेशन है वो करनी थी, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।